टायर में 40 पंचर हो जाए ना तो उस पंचर नहीं बनवाना चाहिए, टायर को बदल देना चाहिए। तो ये बताइए कि इस कानून के रहते हुए क्या क्या इसके दुष्परिणाम? इस कानून के रहते हुए सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि वक्फ बोर्ड एक माफिया बन गया। अमीरों को नोटिस भेज भेज के उनसे वसूली करने लग गया और गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनको कन्वर्जन करने लग गया। दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड के हमारे पास जो ज़मीन है उससे कम है, और ये ज़मीनें कैसे हथियाई गई हैं उसका वही कारण है, अनलिमिटेड पावर दे रखा था कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव ने। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना पड़ेगा। अगर कोई कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो ये बताना पड़ेगा किसने दिया, कब दिया, किसका मालिकाना हक था, किसके सामने दिया, गवाह कौन था, वो स्टैम्प कहाँ है, सब कुछ करना पड़ेगा बाद में। प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है इसको सर्वे करने वाला काम सर्वे कमीशन नहीं करेगा। पहले वाले कानून में डीएम बेचारा खुद ही वक्फ बोर्ड के अंडर में था। पहले तो ये कानून था कि वक्फ बोर्ड कह दे कि ये जमीन खाली कराओ तो डीएम उससे सवाल नहीं कर सकता। डीएम को बाकायदा अपना बुलडोजर लेके और अपना सब सामान मान लेके वहां पहुंच के सामान फेंकवाना पड़ेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जानकारी मिल रही है कि ऐतिहासिक कानून में बदलाव किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी कि वक्फ बोर्ड का ये ड्रैकोनियन लॉ जो वोट बैंक के दरिंदों ने हिंदुस्तान के ऊपर नाफिज किया था, कल मुक्ति मिलने वाली है। हमारे हाथ में वक्फ बोर्ड में जो 44 बदलाव किए जा रहे हैं, जो नया बिल है वो पास में है। इसकी शुरुआत हुई जब सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ बोर्ड के कानून को ही चैलेंज कर दिया था, और कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सरकार से जवाब तलब किया गया तो सरकार ने कहा कि थोड़ा आराम करिए, हम पूरे के पूरे कानून में ही बदलाव कर देंगे। ये 40 पेज के पन्नों में वो 44 बदलाव है, उसका क्या असर होगा और जो पुराना कानून था उससे क्या असर हुआ है और क्या क्या कसर बाकी रह गया है इस कानून में, ये तमाम डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ इस बदलाव के जनक अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बधाई कि आप जो दिन रात मेहनत करते हैं इस देश के कानूनों में सुधार के लिए, इसका रिजल्ट इस बिल के फॉर्म में आ गया है। इनफैक्ट ये बिल आपका ही है, आपके लिए ही ये बदलाव हो रहा है। तो दर्शकों को ये बताइए कि ये जो 44 बदलाव है उसमें मुख्य बदलाव क्या क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मैं सबसे बड़ा बदलाव क्यों कह रहा हूं कि सामान्यतया कानून में 2-3 धाराएं बदली जाती हैं, 4 धारा बदली जाती है, 5 धारा बदली जाती है। आज तक हमने कभी सुना नहीं किसी कानून में 10 धारा बदल दी गई है। ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट बिल्स जो आते हैं 2 पेज 3 पेज, ज्यादा से ज्यादा 4 पेज, खत्म। ये 40 पन्ने का है, ये देखिए, और 44 धाराएं बदली गई हैं। बताइए 44 धाराएं। ये कानून कितना घटिया था वो इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार को 44 सेक्शंस को बदलना पड़ रहा है, 44 धाराओं को बदलना पड़ रहा है। जिसलिए मैं कहता था इतनी देर से ना घटिया कानून, तो लोग कहते थे तो कानून को घटिया क्यों बोल रहे हैं? अरे घटिया इसलिए था क्योंकि सरकार को 44 बदलाव करना पड़ रहा है। और ये भी ध्यान रखें आप कि ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होगा जिसको ये मौलाना गैंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा। एम आई राइट? मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं पहले चैलेंज करके बैठा हुआ राइट, वो वहीं आए तो अच्छा है। देखिए, इसमें एक बड़ा काम किया कि बोहरा और आगा खानी मुस्लिम जो होते हैं, जिसको सुन्नी मुस्लिम मानते नहीं, उनको मुस्लिम, न बोहरा को भी नहीं मानते हैं, न तो आगा खानी को मानते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो बोहरा और आगा खानियों को बाकायदा उनकी हत्या भी होती है। अहमदिया को भी नहीं मानते। उनको भी अब मान्यता मिल गई है। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना पड़ेगा। अगर कोई कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो ये बताना पड़ेगा किसने दिया,
कब दिया, किसका मालिकाना हक था, किसके सामने दिया, गवाह कौन था, वो स्टैंप कहाँ है, सब कुछ करना पड़ेगा आगे से। वाह, अब मुंह जबानी वाला काम नहीं चलेगा कि फलाने वाला गांव उंगली रख दिया वो हमारा हो कि गया। ये जंगल वक्फ का है, ये पहाड़ी वक्फ की है, वो तमिलनाडु का गांव वक्फ का है, वो 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ का है, रेलवे की जमीन भी वक्फ की है, हाईवे की जमीन भी वक्फ की है। और एक बार तो मैं सुन रहा था वो ओवैसी को, छोटे ओवैसी को, अकबरुद्दीन को, वो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद भी वो भी जो है वक्फ प्रॉपर्टी पे है। एक कह रहा था वो मुंबई की एंटीलिया बिल्डिंग जो मुकेश वो अंबानी, तो केजरीवाल भी कह रहा था। केजरीवाल ये कह रहा था कि अंबानी का जो बिल्डिंग है वो भी है, वो जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, हाँ, और हमारी सरकार आ गई तो वहां बुलडोजर चलवा देंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि अब वो नहीं चलेगा, वो दुकान बंद हो गई है। महिलाओं को इसमें बहुत बहुत फायदा होने वाला है। पहले क्या हो रहा था, पुरुष किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी जो जमीन चाहे वो महिला वक्फ कर दे, मतलब वक्फ घोषित कर दे। वक्फ का मतलब डोनेट करना, वक्फ का मतलब दान करना। जैसे हम लोग कहते हैं दान, क्रिश्चियन कहते हैं डोनेट, डोनेशन, और उसी को यहाँ कहा जाता है वक्फ। अंतर यही है, कोई नई चीज नहीं है। अब बिना महिला से पूछे हुए, बिना पत्नी से पूछे हुए आप वक्फ नहीं कर सकते। अगर पत्नी ने आपका हाथ पकड़ लिया कि नहीं हम जमीन वक्फ को नहीं देने देंगे, अगर बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने देवर के बच्चे को देंगे, जेठ के बच्चे को देंगे, हम अपने भांजे को देंगे, भतीजे को देंगे, अपनी बहन को देंगे, तो आप जबरदस्ती उसकी जमीन छीन नहीं सकते। पहले क्या हो रहा था, अगर बच्चा नहीं हुआ, गोद ले नहीं सकते, दूसरों को अपनी पूरी जमीन नहीं दे सकते, तो पूरी जमीन अपने दामाद को जमीन दे नहीं सकते, तो वो पूरी जमीन चली जा रही थी वक्फ में। अब उस पर रोक लग जाएगी। एक बड़ा फायदा ये हुआ कि सर्वे जो प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है, इसको सर्वे करने वाला काम सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, वक्फ बोर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो 7 लोगों का है। 7 के सातों मुस्लिम होते हैं। एक उसमें एमएलए होता है वो मुस्लिम, एक एमपी होता है वो मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर होता है, इंजीनियर जिसको सर्वेयर भी कहते हैं वो भी मुस्लिम, एक उसमें आईएएस होता है वो भी मुस्लिम, एक एडवोकेट होता है वो भी मुस्लिम, एक उसमें मुतवल्ली होता है वो मुस्लिम होगा, एक स्कॉलर होता है वो भी मुस्लिम होगा। तो 7 के सातों मुस्लिम होते हैं। ये सातों ही डिसाइड करते हैं, यही सातों सर्वे करते हैं। तो कहने का मतलब जो चोर है वही दरोगा है, वही जज है। अब इसमें क्या किया है, जो नया वाला कानून आया है इसमें, कि सर्वे करने वाला काम डीएम करवाएंगे। डीएम खुद करें, एसडीएम से करवाएं, एडीएम से करवाएं, तहसीलदार से कराएं, लेखपाल कानून गो से कराएं, जिससे कराएं। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, इसको डिक्लेयर करने से कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात तो रजिस्टर्ड आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, गवाहों के बयान होंगे। दूसरा, इसका सर्वे करने का काम भी डीएम का होगा। पहले वाले कानून में डीएम बेचारा खुद ही वक्फ बोर्ड के अंडर में था। पहले तो ये कानून था कि वक्फ बोर्ड कह दे कि ये जमीन खाली कराओ तो डीएम उससे सवाल नहीं कर सकता। डीएम को बाकायदा अपना बुलडोजर लेके और अपना सब सामान लेके वहां पहुंच के सामान फेंकवाना पड़ेगा। ये हालत थी पहले। एक फायदा ये हुआ कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें 3 लोकसभा के सांसद 2 लोकसभा के सांसद, 1 राज्यसभा का सांसद, 3 और सांसद जोड़ दिए गए हैं। तो मतलब जो सिंगल बॉडी जो कुछ कर रही थी उसमें मल्टीपल हो गए, 3 लोग और हो जाएंगे। 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे, पहली बार हो रहा है। पहले जो उसमें कोई मुस्लिम मेंबर, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है उसमें कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम था ही नहीं। वक्फ ट्रिब्यूनल की पावर को कंट्रोल कर दिया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल को टाइम बाउंड तरीके से डिसीजन देने के लिए बोला है। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट बड़े काम की चीज़ है। पहले क्या था कि वक्फ ने कह दिया कि ये जमीन आपका स्टूडियो वक्फ का है, और उसके बाद वो एक ऐसे पेपर में निकलवा देगा जो पेपर आप कभी पढ़ते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे अखबार होते हैं ना जिनकी सर्कुलेशन 500 होती है, वो पर डे 400 उर्दू अखबार में निकलवा दिया, किसी एक अखबार में निकलवा दिया जिसको पढ़ते ही नहीं आप। और उसमें 30 दिन तक अगर आपने आके जवाब दाखिल नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। तमिलनाडु वाले गांव में यही हुआ। तमिलनाडु गांव में, वहां पे गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने कोई नोटिस नहीं लगाई थी। वो तो गांव वालों को तब पता चला जब उसमें एक गांव वाले अपने जमीन बेचने गए जब तहसील में, तब तहसील ने बताया कि भाई ये बेच नहीं सकते, आप तो बेच ही नहीं सकते, आपकी प्रॉपर्टी तो वक्फ की है। क्यों? किसी ऐसे अखबार में निकलवा दिया होगा जिसको कोई पढ़ता नहीं है। तो अब ये कर दिया कि वो लिमिटेशन एक्ट नहीं होगा, 30 दिन वाला नहीं है। हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, हम साल भर के बाद भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। वो सिस्टम खत्म हो गया। तो एक तरीके से ये रिफॉर्मेटिव कानून है। पहले वाले कानून में काफ़ी रिफॉर्म कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि किसी टायर में 40 पंचर हो जाए ना तो उस पंचर नहीं बनवाना चाहिए, टायर को बदल देना चाहिए। किसी बाल्टी में अगर 40 छेद हो जाए ना तो फिर बाल्टी को रिपेयर नहीं कराना चाहिए, उस बाल्टी को ही बदल देना चाहिए। कायदे से इसमें 44 छेद हो चुके। क्या इस कानून के आने के बाद जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, क्या उसमें फिर से उनको सब सबूत देना पड़ेगा जहां डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है? देखिए, अभी ये बिल पास नहीं हुआ। अगर बिल पास करते समय इसको रेट्रोस्पेक्टिव बना दिया, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ये कह दे ये बिल
फलाने दिन से लागू होगा। जैसे अच्छा, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ 1991 में, और लिखा क्या, ये कानून 1947 से लागू होगा। तो अगर इसमें 19 ये जो बिल है इसको पास करते समय इसको रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया, इसकी डेट दे दिया 1995, जब नरसिम्हा राव ने इसको बनाया था, अनलिमिटेड पावर दिया। नहीं, बनाया तो इसको नेहरू जी ने था। हाँ। नेहरू जी ने 1954 में बनाया, ये बीज बोया है नेहरू जी ने। उसके बाद इंदिरा ने इसको 1984 में बदला, राजीव गांधी ने 1986 में बदला, नरसिम्हा राव ने 1995 में पुराने वाले को खत्म कर दिया और नया लेकर के एक नया पूरा अजगर ला के खड़ा कर दिया। अजगर, मैं अजगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी शक्ति दे दिया है, ये किसी गांव को भी निगल सकता है, किसी पहाड़ी को भी निगल सकता है, किसी जंगल को भी खा सकता है। तो ये बताइए कि इस कानून के रहते हुए क्या क्या इसके दुष्परिणाम हुए? इस कानून के रहते हुए सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि वक्फ बोर्ड एक माफिया बन गया। अमीरों को नोटिस भेज भेज के उनसे वसूली करने लग गया और गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनको कन्वर्जन करने लग गया। जैसे झाबुआ में आदिवासी होते हैं, आदिवासियों को थाना, तहसील, कोर्ट कचहरी उनको कुछ नहीं पता, वक्फ बोर्ड क्या है, कितनी पावर, उनको कुछ नहीं पता। उसको आदमी नोटिस भेजता है कि काम करो, तुम्हारी जमीन तो वक्फ की है। वो बेचारे सालों से रहते आ रहे हैं, उनको नहीं पता, करें नहीं वक्फ की है, फिर क्या करना है, बोले जी भोपाल आओ, क्योंकि वक्फ बोर्ड का वक्फ ऑफिस तो हमेशा राजधानी में होता है। भाई वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल हमेशा राजधानी में होता है, यानी पूरा इतना बड़ा यूपी है, मेरठ से लेकर गोरखपुर तक, ऑफिस कहाँ है, लखनऊ में। ऐसे इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, ऑफिस कहाँ है, भोपाल में। तो ये अमीरों को नोटिस भेज के वसूली कर रहा था, गरीबों को नोटिस भेज के कन्वर्जन कर रहा था। जो वसूली नहीं देते थे, चढ़ावा नहीं देते थे, उसको एकदम हथिया लेता था। जो आदिवासी नहीं मान रहा था उसको खाली करने के लिए डीएम को कह देता था, आदेश देता था। और इसका इंपैक्ट हुआ, दुनिया में 200 देश हैं और 50 देशों का क्षेत्रफल जो है उससे ज्यादा भारत में वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। मैंने अपने आप में एक देशी बन गया है। अरे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मालदीव का क्षेत्रफल, मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, भारत का पड़ोसी देश है, राइट। उसका जो क्षेत्रफल है 75,000 एकड़ है और भारत के वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, भारत के वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन इस्लामिक कंट्री है, उसका क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, भारत के वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी बहरीन का 5 बहरीन बन जाएंगे। 5 बहरीन भारत के वक्फ बोर्ड के अंदर बन सकते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन के अंदर 5 बहरीन बन सकते हैं। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़, भारत का वक्फ बोर्ड, यानी 3 हांगकांग भारत के वक्फ बोर्ड में बन सकते हैं। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000, भारत के वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन, 3 डेनमार्क बन सकता है। फिनलैंड का क्षेत्रफल 4 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। 2 मॉरिशस बन सकते हैं भारत के वक्फ बोर्ड के जमीन के ऊपर। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6 लाख एकड़, साइप्रस का क्षेत्रफल 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की हमारे पास जो जमीन है उससे कम है। और ये जमीनें कैसे हथियाई गई हैं, उसका वही कारण है, अनलिमिटेड पावर दे रखा था कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव ने। जाते जाते 2013 में तो मनमोहन सिंह ने इसको ऐसी शक्ति दे दिया। इसलिए इस कानून की वजह से तो ऐसा नहीं कि कहीं कुछ होता है वहां पे एक मजार लगा देते, बोलते वक्फ की जमीन है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि ये उत्तराखंड के जंगलों में क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर क्या हो रहा है, आपके छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में यही हो रहा है, आपके झारखंड के ट्राइबल एरिया में, आपके उड़ीसा के वहां पे कर दिया और कह दिया भाई वक्फ की जमीन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये पहली बात तो भारत के संविधान, ये मेरे सामने भारत का संविधान है, जो ये वक्फ जीवी हैं मैं उनको चुनौती देता हूं मनीष जी, मुझे भारत के संविधान में एक बार वो वक्फ शब्द दिखा दें, WAQF दिखा दें। संविधान निर्माताओं ने कहा था भारत में रिलीजन के आधार पे, मजहब के आधार पे न कोई मंत्रालय होगा, न कोई कानून होगा, न कोई मिनिस्ट्री होगी, न कोई योजना होगी, कुछ भी नहीं होगा, न कोई ट्रिब्यूनल होगा। भारत में 20 से ज्यादा ट्रिब्यूनल चलते हैं, NGT है, टैक्स, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, GST का ट्रिब्यूनल है, ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल चलते हैं। एक भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे नहीं है, केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही मजहब के आधार पर। अब मुझे बताइए, आपने एक बड़ा अच्छा जुमला दिया कि जिस टायर में 40 छेद हो जाए उस टायर को ही बदल देना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं, पहली बात भारत संविधान से चलता है और संविधान मजहब के आधार पे कानून बनाना, मजहब के आधार पे बोर्ड बनाना, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने का विरोध करता है। दूसरा, ये वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड अन इस्लामिक काम कर रहा है, अन कुरानिक काम कर रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अन कुरानिक, अन इस्लामिक। कैसे? कुरान में कहीं पे मजार का जिक्र नहीं है,
कुरान में कहीं दरगाह का जिक्र नहीं है, कुरान में कहीं पक्के कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है। और इसीलिए खाड़ी देशों में अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, मस्कट, कतर, जितने भी खाड़ी देश हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहां पे आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी। देश में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब का तो मजार कहीं नहीं है, वहां एक भी नहीं है। और भारत में ये वक्फ बोर्ड मजार बनवा बनवा के उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है, दरगाहें बनवा के उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है, पक्के कब्रिस्तान को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है। इसका मतलब ये वक्फ बोर्ड अन इस्लामिक काम कर रहा है, अन कुरानिक काम कर रहा है, इस्लाम के भी खिलाफ काम कर रहा है। तो जब भारत का संविधान रिलीजन के आधार पर कानून की इजाजत देता नहीं, रिलीजन के आधार पर किसी ट्रिब्यूनल की इजाजत नहीं देता, और वैसे भी आप देखिए ना, हमारे पास एक चैरिटी एक्ट है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सबको डील करता है। पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई, सब लोग को अगर कुछ दान करना है, डोनेट करना है, सीधे चैरिटी एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। भारत के पास ऑलरेडी एक इंडाउमेंट एक्ट है, सबके लिए वो लागू होता है। भारत के पास अपना प्रॉपर्टी कोड है, ट्रस्ट कोड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें सबके लिए लागू होता है। इसलिए मेरा ये कहना है, एक कम्युनिटी के लिए अलग से कानून क्यों। और दूसरा जो खतरा है, वैसे इसके टहनियां काट दी गई इस कानून की, इसके पत्ते काट दे गए, लेकिन जड़ तो बचा ही है ना, वक्फ एक्ट। तो मेरा ये कहना है कि जड़ बचा हुआ है, कल को कोई और सरकार आए, दोबारा अभी जो संशोधन हो रहा है, संशोधन को पलट के और नरसिम्हा राव 1995 वाले फिर से उसको लागू। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को अभी वर्डिक्ट आना बाकी है, इसके एकदम बाकी है। और अभी तो मैं अंतिम, अब फाइनल सुप्रीम, अभी पार्लियामेंट से आ जाए कानून, हमारी पिटीशन अभी चल रही है, हमारी पिटीशन रुकी नहीं है। हम इसको चाहते हैं ये खत्म हो, ये पूरी तरीके से अमेंडमेंट नहीं, निर्मूल, एकदम बिल्कुल जड़ मूल से खत्म हो जाए। वक्फ नाम की चीज नहीं, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ कानून नहीं होना चाहिए। भारत में एक देश एक विधान होना चाहिए, यानी वन नेशन वन चैरिटी कोड, वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड और वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड। अगर हिंदी में कहूं तो समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान दान संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। एक देश एक विधान होना चाहिए, संविधान यही कहता है। एक मजहब के लिए क्यों भाई? आपने क्रिश्चियन के पास तो क्रिश्चियन बोर्ड नहीं है, जैन के पास जैन बोर्ड नहीं है, बौद्ध के पास बौद्ध नहीं है, हिंदू के पास कोई बोर्ड नहीं है, यहूदी के पास कोई बोर्ड नहीं है, बहाई के पास कोई बोर्ड नहीं है, पारसी के पास कोई बोर्ड नहीं। एक ही कम्युनिटी के पास बोर्ड क्यों होना चाहिए? जो होना चाहिए वो सबके लिए एक होना चाहिए। मुकदमा, भाई कानून में काफी बदलाव हो गया, ट्रिब्यूनल के पर कतर दिए गए, लेकिन अभी भी मुकदमा ट्रिब्यूनल में ही चलेगा। हम कहते हैं ट्रिब्यूनल में क्यों चलना चाहिए? जैसे बाकी सब लोगों का सिविल जज के यहां चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, वैसे ही इसका भी चलना चाहिए। लेकिन ये जड़ से खत्म होना चाहिए, तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि जो पार्लियामेंट में नया कानून आ रहा है, उस बदलाव से किस तरीके से वक्फ का जो कानून है उसकी तो पत्ते और टहनियां काट दी गई है, लेकिन जड़ अभी भी बाकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।